दोस्तों, आईआईएम अहमदाबाद इंडिया का सबसे प्रेस्टीजियस बिजनेस स्कूल। यहाँ लोग क्यों जाते हैं? ताकि एमबीए करके किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन सकें, करोड़ का पैकेज ले सकें, एसी कैबिन में बैठ सकें। लेकिन 2006 में आईआईएम के कॉन्वोकेशन में एक ऐसा लड़का था जिसने सबको हैरान कर दिया। उसके पास दुनिया भर की कंपनीज के ऑफर्स थे, लेकिन उसने वो सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी नहीं करनी थी, उसे इडली बेचनी थी। लोग हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया। आईएम करके इडली बेचेगा, पागल है क्या? इतनी पढ़ाई इसलिए की थी ताकि बावर्ची यानी कुक बन सके। लेकिन उस लड़के के पास एक जवाब था जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा, मेरी माँ ने सड़क पर इडली बेचकर मुझे आईआईएम भेजा है। मैं इडली बेचकर हजारों लोगों को नौकरी दूंगा। उनका नाम है सरथ बाबू एलुमलाई। आज हम समझेंगे कि कैसे चेन्नई के स्लम्स में रहने वाला एक लड़का भूख और अपमान को हराकर इंडिया का फूड किंग बना। चैप्टर 1, द बर्न्ट डोसा, 1985 टू 1995। कहानी शुरू होती है चेन्नई के मड़ीपत्तम स्लम में। एक छोटी सी झोपड़ी, छत से पानी टपकता था। सरथ बाबू के परिवार में 5 बच्चे थे, 2 बड़ी बहनें, 2 छोटे भाई और वो पिता। वो होकर भी नहीं थे। वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। सारा बोझ उनकी माँ दीपा रमानी के कंधों पर था। माँ क्या करती थीं? वो सुबह 4 बजे उठतीं, चावल पीसतीं और सड़क किनारे इडली का ठेला लगातीं। एक इडली की कीमत 1 रुपया। सोचिए, 1 रुपए की इडली बेचकर 5 बच्चों को पालना। शरत बाबू का बचपन खेलने में नहीं, माँ की मदद करने में गुजरा। सुबह स्कूल जाने से पहले वो ठेले पर जाते, पानी भरते, कस्टमर्स को चटनी देते। शाम को स्कूल से आकर झूठे बर्तन धोते। घर में खाना इतना कम बनता था कि सबको पेट भर खाना नहीं मिलता था। शरत बाबू अक्सर वो जली हुई डोसा खाते थे जो कस्टमर्स रिजेक्ट कर देते थे, या वो इडली जो ठंडी हो जाती थी और बिकती नहीं थी। भूख क्या होती है ये उन्होंने किताबों में नहीं, अपने पेट में महसूस किया था। वो कहते हैं, कई रातें हम सिर्फ पानी पीकर सोए हैं। माँ हमें कहती थी कि आज व्रत है, लेकिन हमें पता था कि घर में चावल नहीं है। चैप्टर 2, द बाइंडिंग ऑफ फेट, एजुकेशन एज अ वेपन। स्लम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन शरत बाबू की माँ अनपढ़ थीं, पर वो जानती थीं कि गरीबी का एक ही इलाज है, पढ़ाई। उन्होंने शरत बाबू से कहा, तू इडली बेच, बर्तन धो, कुछ भी कर, लेकिन स्कूल मत छोड़ना। शरत बाबू पढ़ाई में ब्रिलियंट थे, क्लास में फर्स्ट आते थे, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया, बुक बाइंडिंग। वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते, वहां से बचे कुचे कागज उठाते, उन्हें जोड़कर ग्लू लगाकर अपनी नोटबुक्स बनाते। दिन में स्कूल, शाम को इडली ठेला, रात को बुक बाइंडिंग। और पढ़ाई कब करते? स्ट्रीट लाइट के नीचे, क्योंकि घर में बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे। लोग उन्हें बस्ती का लड़का बोलकर चिढ़ाते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, इडली ही तो बेचनी है। लेकिन शरत बाबू का दिमाग कहीं और था। उन्हें इस नरक से निकलना था। चैप्टर 3, द बिट्स पिलानी मिरेकल, 1998। 12th क्लास में शरत बाबू ने टॉप किया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट दी। लेकिन शरत बाबू का सपना बड़ा था। उन्हें पता चला बिट्स पिलानी के बारे में, इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्रैक कर लिया। लेकिन असली मुसीबत अब आई। फीस ₹40,000, एडमिशन और हॉस्टल। माँ के पास 400 रुपए भी नहीं थे। माँ ने क्या किया? एक इंडियन माँ जो कर सकती थी। उनके पास सिर्फ एक सोने की चीज थी, उनके कान के बाले यानी ईयररिंग्स। माँ ने वो बेच दिए, पड़ोसियों से उधार मांगा, एक एनजीओ ने थोड़ी मदद की। जैसे तैसे पैसे जोड़कर शरत बाबू राजस्थान यानी पिलानी पहुंचे। वहां का माहौल अलग था। अमीर घरों के बच्चे, ब्रांडेड कपड़े, इंग्लिश एक्सेंट। शरत बाबू अपनी पुरानी चप्पल और सेफ्टी पिन लगी शर्ट में वहां गए। उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। लोग उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। लेकिन शरत बाबू के पास हार्ड वर्क का सुपर पावर था। उन्होंने लाइब्रेरी में रहना शुरू किया। 3rd ईयर आते आते वो क्लास के टॉपर्स में गिने जाने लगे। चैप्टर 4, द हंगर फॉर आईआईएम, 2003। इंजीनियरिंग खत्म हुई। शरत बाबू को पोलारिस सॉफ्टवेयर में जॉब मिल गई। सैलरी ₹25,000 पर मंथ। स्लम के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। माँ खुश थीं, कर्ज चुकाए जा सकते थे। लेकिन शरत बाबू खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि जॉब करके वो सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं। उन्हें अपनी माँ जैसी हजारों औरतों की मदद करनी थी। उन्हें पावर चाहिए थी। उन्हें बिजनेस सीखना था। उन्होंने जॉब करते करते कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी शुरू की।
इंडिया का सबसे टफ एग्जाम। 3 साल तक उन्होंने दिन में जॉब की और रात को पढ़ाई। थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने कैट क्रैक कर लिया और कॉल लेटर आया आईआईएम अहमदाबाद से। जब उन्होंने माँ को बताया तो माँ को समझ नहीं आया। माँ ने पूछा, ये कोई बड़ी कंपनी है क्या? शरद बाबू ने कहा, माँ ये वो जगह है जहाँ बड़ी कंपनियों के मालिक पढ़ते हैं। फीस फिर से प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार बैंक लोन मिल गया क्योंकि वो आईआईएम स्टूडेंट थे। आईआईएम में शरद बाबू ने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाई। जब पहले दिन इंट्रोडक्शन राउंड हुआ और सबने बताया माय डैड इज अ सीईओ, माय डैड इज अ डॉक्टर, शरद बाबू खड़े हुए और कहा, माय मदर सेल्स इडलीज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ चेन्नई, आई एम हियर टू चेंज हर डेस्टिनी। पूरा क्लास सुन्न हो गया। उस दिन उन्होंने सबकी इज्जत जीत ली थी। लेकिन आईआईएम पास करने के बाद जब प्लेसमेंट का दिन आया, शरद बाबू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिला के रख दिया। 20 लाख 30 लाख के पैकेजेस को नो बोलना और वापस इडली बेचने को सोचना, ये कैसा पागलपन था। दोस्तों, 2006 का साल था। आईआईएम अहमदाबाद का प्लेसमेंट सीजन। ये वो वक्त होता है जब स्टूडेंट्स के हाथ में सोने का कटोरा, गोल्डन बॉल होता है। ग्लोबल कंपनीज मकिन्जी, बॉस्टन कंसल्टिंग, गोल्डमैन सैक्स कैंपस पर आती हैं। एवरेज पैकेज 8 to 10 लाख्स। उस जमाने में ये आज के 30-40 लाख्स के बराबर था। शरद बाबू के पास ऑफर्स की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्लेसमेंट कमिटी को एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था, आई एम ऑप्टिंग आउट ऑफ प्लेसमेंट्स, मैं नौकरी नहीं लेना चाहता। सब हैरान थे। प्रोफेसर्स ने बुलाया, दोस्तों ने समझाया, शरद पागल मत बन, तेरे सर पर एजुकेशन लोन है, तेरी माँ आज भी स्लम में रहती है, पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर बिजनेस करियो। ये एडवाइस लॉजिकल थी, लेकिन शरद बाबू का लॉजिक अलग था। उन्होंने सोचा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं अपनी गरीबी मिटा दूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उन हजारों माताओं का क्या जो मेरी माँ की तरह अनपढ़ हैं? उन्हें मकिन्जी नौकरी नहीं देगी, उन्हें गूगल हायर नहीं करेगा, उन्हें कौन बचाएगा? उन्होंने डिसाइड किया, मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनूंगा। जब उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो नौकरी नहीं कर रहे, तो माँ डर गईं। बेटा फिर से इडली बेचेगा? इतनी पढ़ाई इसलिए की थी? शरद बाबू ने कहा, हाँ माँ, पहले मजबूरी में बेचता था, अब मर्जी से बेचूंगा। चैप्टर 6, 2000 रुपीज एंड द साइकिल ऑफ डिग्निटी। कंपनी शुरू हुई, नाम रखा फूड किंग। कैपिटल कितना था? 2000 रुपीज। ऑफिस कहाँ था? वही आईआईएम के डॉर्म रूम में। शरद बाबू सुबह सूट बूट पहनकर मीटिंग्स करते और शाम को डिलीवरी बॉय बन जाते। शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स सप्लाई करना शुरू किया। इमेजिन कीजिए सीन को, एक आईआईएम ग्रेजुएट जिसके क्लासमेट्स एसी ऑफिसेज में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वो खुद साइकिल या बाइक पर डब्बा लेकर डिलीवरी करने जा रहा है। लोग पीछे से हंसते थे, देखो आईआईएम पास आउट चाय बेच रहा है, शायद दिमाग फिर गया है। लेकिन शरद बाबू को शर्म नहीं आई। उन्होंने बचपन में झूठे बर्तन धोए थे। उनके लिए कोई काम छोटा नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम कर सकते हैं तो मैं खाना क्यों नहीं बेच सकता। उन्होंने आईआईएम की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। धीरे धीरे उनका खाना लोगों को पसंद आने लगा। क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस कम था। चैप्टर 7, हायरिंग द अनएम्प्लॉयबल्स। फूड किंग बढ़ने लगा। शरद बाबू को एम्प्लॉयज़ चाहिए थे। उन्होंने आईआईएम ग्रेड्स को हायर नहीं किया, उन्होंने शेफ्स को हायर नहीं किया। वो स्लम्स में गए। उन्होंने उन औरतों को ढूंढा जो अनपढ़ थीं, जिनको कोई कंपनी गेट के अंदर घुसने नहीं देती थी। बिल्कुल उनकी माँ जैसी औरतें। उन्होंने कहा, आपको खाना बनाना आता है, बस वही क्वालिफिकेशन चाहिए। उन्होंने उन्हें डिग्निटी दी। उन्होंने उन्हें कुक नहीं, फूड क्रिएटर बोला। उन्होंने उन्हें इंश्योरेंस दिया, पीएफ दिया, इज्जत दी। वो औरतें जो पहले घरों में झाड़ू पोछा करके 500 रुपए कमाती थीं, अब वो फूड किंग में सम्मान के साथ 5,000 10,000 रुपए कमाने लगी। शरद बाबू ने अपनी माँ दीपा रमनी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया। वो माँ जो कभी 1 रुपए की इडली बेचती थी, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठती थीं। चैप्टर 8, द एम्पायर एंड द पॉलिटिक्स। आज फूड किंग कहाँ है? आज फूड किंग के यूनिट्स चेन्नई, गोवा, पिलानी और कई शहरों में हैं। उनका टर्नओवर करोड़्स में है। वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस को केटरिंग सर्विस देते हैं। आज शरद बाबू ऑडी में घूम सकते हैं, लेकिन वो आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सिस्टम बदले। वो लोकसभा इलेक्शंस लड़े, हारे, फिर लड़े, फिर हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं, मैं बिजनेस में जीत गया हूं, लेकिन जब तक हर स्लम का बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरी असली जीत नहीं होगी। आज भी जब वो आईआईएम अहमदाबाद जाते हैं गेस्ट लेक्चर देने, तो स्टूडेंट्स उन्हें सर बोलकर खड़े होते हैं।
वही स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट जॉब्स के सपने देखते हैं, वो शरद बाबू को देखकर सोचते हैं कि असली सक्सेस पैकेज में नहीं, पर्पस में है। कंक्लूजन, सक्सेस वर्सेस सिग्निफिकेंस। दोस्तों, शरद बाबू की कहानी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। हम सब सक्सेस यानी सफलता के पीछे भागते हैं। सक्सेस का मतलब है अपने लिए जीना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन शरद बाबू सिग्निफिकेंस यानी सार्थकता के पीछे भागे। सिग्निफिकेंस का मतलब है दूसरों के लिए जीना। अगर शरद बाबू जॉब ले लेते तो आज वो किसी कंपनी के सीईओ होते और उनकी माँ शायद एक अच्छी लाइफ जी रही होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने जॉब ठुकरा दी, आज हजारों माएँ अच्छी लाइफ जी रही हैं। हजारों बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने हमें सिखाया कि माँ का सपना पूरा करने के लिए नौकरी करना जरूरी नहीं, कभी कभी मालिक बनना पड़ता है। जली हुई डोसा खाने वाला इंसान भी फूड किंग बन सकता है। डिग्री आपकी औकात नहीं बताती, आपका हौसला बताता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इडली खाएं या किसी ठेले वाले को देखें तो याद रखना, शायद वो अगला शरद बाबू हो। किसी को कम मत समझना। कीप बिल्डिंग, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। जय हिंद।